Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, today we're gonna start another important and the most important amendment of the Constitution, and this is the 24th Amendment. ये क्या है? ये पहले मैं चलो नॉर्मल एक बात इसको पढ़ लेता हूं, फिर इसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह जानते हैं. यहां पर आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया गया, अफर्मिंग द पावर ऑफ. ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले ये यहां कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट. समझ रहे हैं भाई? फंडामेंटल राइट तक को अमेंड करने की पावर दे दी पार्लियामेंट को. When an amendment to the constitution adopted by both houses of parliament is submitted to the president for his approval, he is obliged. ये दूसरा सबसे खतरनाक. यहां पर प्रेसिडेंट के पास पहले डिस्क्रिशनरी पावर थी कि अगर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में कोई भी पर्टिकुलर बिल, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी तरीके का लॉ पास हुआ है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द सिग्नेचर. क्योंकि आपको भी पता है कि पार्लियामेंट 3 पर्टिकुलर बॉडीज से बनी है ना. उसमें थर्ड इंपॉर्टेंट रोल किसका था? प्रेसिडेंट का था. तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो उस पर सिग्नेचर करे या नहीं करे, मना कर दे. मना कर दिया तो पास नहीं होगा ना. तो यहां ऑब्लिगेशंस हो गई कि आप तो चुपचाप साइन करो, बाकी बातें खत्म. समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनको खींच लिया गया. अब मैं वर्ड्स यूज नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं. यहां तक समझ में आया? ये दो आपको लगेगा इतना खतरनाक नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है. चलिए हम आपकी इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं. ये हमारा 24th अमेंडमेंट आया. अब ये कहां से शुरू हुआ? इसका जो केस था वो था आईसी गोलकनाथ, और बहुत लेजेंडरी केस है, आप सभी जानते हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अब यहां पर आपको इस केस से पहले थोड़ा सा अगर याद है तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था उसमें याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करार दे दिया गया था. जबकि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था. इसको इस कैटेगरी से निकाल कर क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तब यहां अब ये जरूरी है, सुन लेना, ये पहले ही हो चुका है. इस फर्स्ट अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी होना आपका फंडामेंटल राइट है, कितनी भी हो, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करार दे दिया गया. अब ये जो हुआ है इसके ऊपर बहस यहां होती है, ध्यान से सुनना. फर्स्ट अमेंडमेंट की बहस कहां हो रही है? 24th अमेंडमेंट में. ऐसा क्या हुआ? ध्यान से सुनो. अब यहां पर गोलकनाथ की जो फैमिली, चलिए इस केस को भी बताते हैं आपको. ये जो गोलकनाथ जी की फैमिली है, यहां गोलकनाथ की फैमिली, इनके पास में एक उम्मीद से ज्यादा जमीन थी. पुराने जमाने में आपको पता है इंडिया जब आजाद हुआ तो उस आजादी से पहले जो ब्रिटिश राज चल रहा था, अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, उसमें हमारे कुछ बड़े जमींदार, कुछ लोग जो थे वो क्लोज फ्रेंड सर्कल, समझ रहे हो ना. तो उस टाइम जब अंग्रेज जा रहे थे, भाग रहे थे, जा तो क्या रहे थे, भाग रहे थे, तो उन्होंने अब मैं मान लो यहां से भाग रहा हूं सब कुछ छोड़कर, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार भाई तेरा तो सब घर मकान जमीन जायदाद जो भी तेरे पास थी वो तो अब तेरा रहा नहीं, तू तो जा रहा है, वापस थोड़ी आएगा, तो तू मेरे नाम कर दे. मैंने कहा चलो मेरा तो कुछ नहीं है, तू तो तेरा काम चलेगा ना. तो इस तरीके से बड़े बड़े, अब मुझे ये इतना पता नहीं है भाई, ठीक है, मैं एक जो सिनारियो बना हुआ था उस टाइम पर वो बता रहा हूं. तो कुछ भी इनके पास बड़ी जमीन थी, ठीक है, कितनी? लगभग इनके पास जो जमीन थी, लगभग बता रहा हूं 500 एकड़. बहुत बड़ी बात होती है. 500 एकड़ की जमीन थी. अब यहां पर इस 500 एकड़ की जमीन को क्या किया गया? टेकन अवे बाय द स्टेट अंडर पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट.
ये 500 एकड़ की जो जमीन थी उसको क्या किया गया, ले लिया गया, टेकन अवे बाय द स्टेट अंडर द पंजाब लैंड एंड टेन्योर एक्ट। ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? क्योंकि हमने तो पहले ही अमेंड कर चुका है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। हम जब चाहे इसको माउल्ट कर सकते हैं, डिल्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जमीन ले ली भाई गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ पंजाब की गवर्नमेंट ने जमीन ले ली। तो आपको क्या लगता है कि 500 एकड़ की जमीन अगर इस फैमिली के हाथ से निकलेगी तो यह सिर्फ इस अमेंडमेंट को देखकर चुपचाप बैठी रहेगी क्या? नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हुआ भी नहीं। ये लोग पहुंच गए इस एक्ट को, मतलब इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए। वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सवाल था, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा किसी के पास भी यह पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके? क्या था पहला सवाल? whether parliament has power to amend constitution। पहला तो ये था, और इसका जो इंक्लूसिव था, जो इसका इंक्लूसिव क्वेश्चन था वो ये था, whether constituent, whether anyone has power to amend constitution if there is no constituent assembly। कि ये जो लोग थे उस असेंबली के अलावा क्या पार्लियामेंट के लोगों के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके? सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा किसी के पास ऐसी पावर है कि वो हमारा संविधान ही बदल दे? और इशारा था इसकी तरफ, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही अमेंडमेंट किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, हम इसे छीन रहे हैं। एक और सवाल किया गया, आर्टिकल 13, क्या आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को रोकता नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते? दूसरा क्वेश्चन था, वेदर आर्टिकल 13 does not stop to parliament to amend constitution। क्योंकि आर्टिकल 13 में तो लिखा हुआ है ना कि कोई भी तरीके का ऐसा लॉ पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती जो हमारे संविधान से छेड़छाड़ करे। तो आपने तो ऐसा एक्ट पास कर दिया, पंजाब लैंड एंड टेन्योर एक्ट के अकॉर्डिंग तो ही गोलकनाथ की जमीन पर कब्जा किया ना पंजाब सरकार ने। तो सर आपने ऐसा एक्ट पास किया जो उस पर्टिकुलर बंदे की जमीन छीन लेता है, जो जमीन उसके घर की थी, किसी की भी थी, उस पर इसका राइट था, पोजीशन था। तो क्या जब आपने ये अमेंडमेंट किया तो क्या ये चीजों को ध्यान नहीं दिया गया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जमीन को फंडामेंटल राइट में रखा, आप कौन होते हैं उसको यहां से उठाकर यहां रखने वाले? जबकि हम आर्टिकल 13 में पहले ही बोल चुके हैं कि पार्लियामेंट कोई भी, किसी भी हाउस की पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ पास नहीं करेगी जो आपके फंडामेंटल राइट को ही, मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं आएगा जो फंडामेंटल राइट को ही खत्म कर दे। एक और सवाल पूछा गया, what is the meaning of
अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? क्या अमेंडमेंट का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी जाए? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, ये सब गोलकनाथ के केस की वजह से हुआ। 19(1)(f) आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कैसे बदल दिया गया पहले ही अमेंडमेंट में? समझ रहे हो ना? अब यहां पर इसी, जैसे मैंने बोला ना, फर्स्ट अमेंडमेंट पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। कहां पर? गोलकनाथ के केस में। गोलकनाथ का केस किससे रिलेटेड है? 24th अमेंडमेंट से। कि सर, कि जब आपका राइट टू प्रॉपर्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब ये राइट क्या था? फंडामेंटल राइट था। अब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कर दिया ना। तो ये हुआ कैसे? पॉसिबल कैसे हुआ? आपने तो बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब यहां पर क्यों? अच्छा, ये सवाल क्यों पूछा गया? ये सवाल क्यों पूछा गया इस केस में? क्योंकि आर्टिकल 368 भी तो पढ़ा है। वो क्या कहता है कि सर, आर्टिकल 368 के क्लियर वर्ड्स हैं। क्या वर्ड्स हैं? देयर इज अ नेवर मेंशन द वर्ड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है ही नहीं, क्योंकि 368 में पावर शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। तो क्या लिखा है? 368 में लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड, कि कभी बदलाव करना हो तो ये तरीका यूज करना, लेकिन आप बदलाव नहीं कर सकते। तो 368 भी एक नींव, मील का पत्थर था। आर्टिकल 368 क्या लिखा है? द वर्ड पावर टू अमेंड इज नॉट यूज्ड, इंस्टीड द वर्ड प्रोसीजर टू अमेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द था ही नहीं 368 में, तो आप इसका सहारा लेकर कैसे अमेंड कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? तो क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये तो प्रोसीजर वर्ड था, तरीका बताया गया था। आपकी ताकत तो थी ही नहीं, आपने फिर भी पहला अमेंडमेंट में सब कुछ ही खत्म कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो गोलकनाथ का केस था, ये गोलकनाथ का जो केस था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ था। अब जब गवर्नमेंट के ऊपर आएगी, गवर्नमेंट के खिलाफ था ना, तो क्या होगा? तो बहुत सी चीजें में बदलाव आता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारे सवालों का मंथन किया, एनालिसिस किया, तो अभी तक उनके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वहां तक ठीक है। अब फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट, देखो मैं जानबूझकर हिंदी में लिख रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स थे कि अभी तक आपने जो कर लिया। जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किससे पूछ के अमेंड किया? तो आज के बाद अब कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि वर्ड पावर था ही नहीं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने, या यूं कहूं स्टेट ने, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया, एक तर्क दिया कि सर, आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में अच्छा लग रहा है कि कोई अमेंडमेंट नहीं होगा वगैरह वगैरह। उन्होंने क्या तर्क दिया? उनका भी तर्क वाजिब था कि सर, हम बात करते हैं लैंड की, ये सारा झगड़ा जमीन पर हो रहा है ना, वेरी गुड। आजादी के बाद लगभग 90% लोगों के पास जमीन थी ही नहीं, वो लैंडलेस थे।
और सारी जमीन कौन ऑक्यूपाई करके बैठे थे? बड़े बड़े लोग। तो अगर हमने इनसे जमीनें लेकर इनको नहीं दी तो ये तो जिंदगी भर पीढ़ियों के पीढ़ियां बिना जमीन पर ही रहेंगे। दूसरा तो हम अगर लोगों के रहने के लिए टेनेंसी एक्ट है, लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट है, देश की उन्नति के लिए जमीन लेना, ये सब चीजें तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो उसको फंडामेंटल राइट करार दे दिया था। सोचने वाली बात है। तब इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखते हुए 24th अमेंडमेंट किया गया। 24th अमेंडमेंट किया गया। अब ये 24th अमेंडमेंट ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले किसको बदलने की जरूरत थी? आर्टिकल 368 को बदलो। ये रास्ते का रोड़ा बन रहा है। तो इसमें पावर वर्ड को ऐड किया गया, प्रोसीजर हटा दिया गया और पावर वर्ड लिखा गया। पावर लिख दिया मतलब अब सब कुछ जो किया था वो भी सही, जो करेंगे वो भी सही। आर्टिकल 13 में और 368 में झगड़ा चल रहा था, क्योंकि 13 कहता है कि अगर आपने यहां पर कोई ऐसा लॉ लेकर आ गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल को, जो भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट को गड़बड़ करता है, तो यहां पर हम आपको रोक देंगे। तो इन दोनों की गड़बड़ चल रही थी, आपस में लड़ाई हो रही थी। तो अब क्या करें, इसको भी तो सुधारना जरूरी है। तो यहां पर लिखा गया कि 368 में जो कुछ भी अमेंडमेंट आते हैं, ध्यान से सुनना वर्ड जो यूज किए गए थे, जो कुछ भी अमेंडमेंट आते हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड, they are not considered as a law। मतलब जो कोई भी अमेंडमेंट आया 368 में, उसको हम लॉ बोलेंगे ही नहीं। तो जब लॉ बोलेंगे नहीं तो आर्टिकल 13 बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां जो शब्द यूज हुआ है वो है सिर्फ लॉ, कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती, तो हम इसको लॉ मान ही नहीं रहे। बात खत्म हो गई वहीं पर। समझ में आ गया? आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करे। तो हमने 368 में लिखा कि हम जो कुछ भी चेंज करेंगे उसको हम लॉ बोलेंगे ही नहीं। चलो झगड़ा खत्म। समझ में आ गया ना? अब पावर ऑफ पार्लियामेंट में क्या किया? 368 में ही पार्लियामेंट को और पावर दिया कि फंडामेंटल राइट्स को आप एब्रिज कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, और टेक अवे भी हो सकता है, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ फंडामेंटल है। आपने कहा सर कर्फ्यू के दौरान मुझे घर से बाहर नहीं निकालना दिया जाता, तो राइट टू लाइफ तो इफेक्ट हो रहा। तो हमने कहा एज पर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। अगर आपने कानून को नहीं माना तो आपके फंडामेंटल राइट्स पीछे चले जाएंगे। मर्डर कर दिया, किसी का आपने मर्डर किया, अब कह रहे हो सर मेरा भी राइट टू लाइफ है, मैं भी फंडामेंटल राइट चाहता हूं, मुझे जीने का अधिकार है, तो भाई तूने कानून क्यों तोड़ा, हम तो फांसी देंगे। समझ रहे हो ना चीजों को? तो इसमें बहुत बदलाव किए गए, मतलब एक बहुत, ये यूं समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट था 24 नंबर, क्योंकि इसमें 2 आर्टिकल को ही छेड़ा गया। एक आर्टिकल को बचाने के लिए 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के और छेड़े गए, तभी तो ये सब चीजें हुई। तो ये था पूरा के पूरा आपका 24 नंबर वाला अमेंडमेंट, जिसमें 368 को बदला, 13 मतलब वर्ड्स बदले, पूरे के पूरे नहीं बदले गए। उसके बाद में प्रेसिडेंट वाली पावर, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्मल बात है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि आपके पास सोचने समझने का अधिकार है, आप चाहो तो यस बोलो उस लॉ को, नहीं ना मना कर दो, वो भी खत्म कर दी गई, ऑब्लाइज हो गए, अब तो आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो ये था मेरे दोस्तों आपका 24 नंबर आर्टिकल। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।